ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सारे बच्चों को? अब्दुल रब, नजराना, परवीन, सपना विश्वकर्मा, मनीषा सिंह, सारे बच्चे आ गए। अभी तक हमने आप सारे बच्चों को पढ़ाया है समाजवाद, है ना, स्टार्टिंग किया था समाजवाद। ओके, थोड़ा सा रिपीट कर दे। ओके, यहाँ पर समाजवाद के रूप हमने बताए थे आपको। समाजवाद के रूप के अंतर्गत हमने बताया था आप सारे बच्चों को फेबियनवाद, राजकीय समाजवाद, पुनर्विचारवाद, संसदीय समाजवाद, लोकतांत्रिक श्रेणी समाजवाद। ओके, तो फेबियनवाद को समर्थन करने वाले कौन थे? सिडनी बेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वलास, GDH कोल। करेक्ट। राजकीय समाजवाद को समर्थन करने वाले कौन है? लास्की ग्रीन। ओके, राजकीय समाजवाद। पुनर्विचारवाद, इसको बर्नस्टाइन और जिंजोरस समर्थन कर रहे हैं। संसदीय समाजवाद, रोल्फ मिलीबर्ड। लोकतांत्रिक श्रेणी के समाजवाद, लावलेज। ठीक है, ओके भाई। कितने बच्चों ने लिख लिए अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट? कितने बच्चों ने लिख लिए? ये लिख लिया जो, बताओ जल्दी जल्दी। फिर हमने आपको बताया था समाजवाद और साम्यवाद में अंतर, है ना। हमने आपको बताया था कि समाजवाद और साम्यवाद में छोटा सा एक अंतर है, क्योंकि समाजवाद में पूंजीपति, है ना, पूंजीपति और सर्वहारा, पूंजीपति और सर्वहारा। करेक्ट। इन दोनों पूंजीपति का अस्तित्व क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है समाजवाद में। पूंजीपति का अस्तित्व कम हो जाता है, बताया था हमने आप सारे बच्चों को, है ना। सर्वहारा का यानी समाज का अस्तित्व ऊपर उठकर आता है। क्लियर। साम्यवाद में पूंजीवादियों का, पूंजीपतियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समाजवाद और साम्यवाद। थम्स अप करके बता दो भाई सारे बच्चे कितने बच्चों को समझ में आया? अभी तक का समझ में कितने बच्चों को आया था? थम्स अप करके बता दो भाई। फिर हमने समाजवाद की अवधारणा बताई थी कि किस तरह से पूंजीपति सर्वसाधारण जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह करने के बाद अपने लुभावने वादे करते हैं। वादे करने के बाद क्या करते हैं? गरीबी हटाने का वादा करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आप सारे बच्चों को बताया था। गरीबी हटाने का वादा करते हैं लेकिन गरीबी हटती नहीं है ना। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सिर्फ तुम्हारे पास जीवन यापन या पारिश्रमिक जो तुम्हारे आवश्यकता है उतना ही तुम्हारे पास दिया जाएगा, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे। समाजवाद का विकास क्रम भी हमने बताया था। ऑडियो वीडियो क्लियर है सारे बच्चों को भाई, है ना। फिर इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए थे कि इस शब्द की टर्मिनोलॉजी की जो व्याख्या हुई है वो कैसे हुई है। टर्मिनोलॉजी की व्याख्या ध्यान रखना। ओके, फिर यहाँ पर आया था क्रांतिकारी समाजवाद, है ना, और संशोधनवादी समाजवाद। ये भी कॉन्सेप्ट हमने आप सारे बच्चों को बताया था। करेक्ट। ये आपको याद करना है। फेबियनवाद आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से भी कोई कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ये हम बता चुके हैं आपको, समझा चुके। आप सारे बच्चों ने उम्मीद है लिख लिया होगा, है ना। मनीषा लिख लिया? क्यों भाई मनीषा, क्यों बच्चे? सुनील, विजय कुमार लिख लिया आपने? सुदेश यादव, अब्दुल रब, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं। तो तार्किक फेबियनवाद का तार्किक आधार, ये और ध्यान रखें आप सारे बच्चे। इन सारे नामों को भी आप याद कर लें। 4 5 6 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि मुख्य फेबियनवादी कौन है। जैसे कि सिडनी बेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑलिवर, है ना, ग्राहम वलास, एनी बेसेंट, विलियम क्लार्क, है ना, मैसिंघम। ओके, ये नाम जरूर ध्यान रखें। मैसिंघम, है ना, H.G. वेल्स, ब्रिटिश वेब, रैमजे मैकडोनाल्ड, पैथिक लॉरेंस, GDH कोल। ओके, सारे बच्चे याद रखें। ठीक। फेबियनवाद का स्रोत,
है ना। फेबियनवाद का सोर्स कहाँ से आया, तो हमने आपको बताया था कि मार्क्स के सिद्धांतों के कॉन्सेप्ट के कारण ही फेबियनवाद के सोर्स बने थे, है ना। ये भी हमने आपको बताया था, फेबियनवाद का आर्थिक आधार, ये हमारी पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा। ओके, आज हम बता रहे हैं, हम राजकीय समाजवाद, क्या बता रहे हैं, राजकीय समाजवाद, समाजवाद के जो रूप हैं उसके अंतर्गत बता रहे हैं राजकीय समाजवाद। राजकीय समाजवाद से तात्पर्य क्या होता है, भूमि तथा उद्योग पर व्यक्तिगत स्वामित्व को नष्ट करके उन्हें राज्य के अधिकार में लाना। आपसे 2 शब्द में अगर इंटरव्यू बोर्ड में पूछे, ध्यान रखना, स्टडी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे वाली स्टडी है। कौन सी है, समग्र स्टडी है। कहाँ से स्टडी है आपकी, पात्रता परीक्षा से, नेट एग्जाम से लेकर, ध्यान रखना, नेट एग्जाम से लेकर हर एग्जाम के इंटरव्यू तक, है ना, ध्यान रखना, इंटरव्यू तक। ओके, इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। 90% वही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, और उस कॉन्सेप्ट को कितना आप शॉर्ट में बता पा रहे हो, शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा पा रहे हो, है ना। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं कि उसके लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अलग से पैसे लगा रहे हैं। तो बेहतर है आप सारे बच्चे इसी के साथ, क्योंकि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम आपको ढंग से बता रहे हैं। ओके, तो राजकीय समाजवाद क्या है, जिसमें भूमि तथा उद्योग पर व्यक्तिगत स्वामित्व को नष्ट करके उन्हें राज्य के अधिकार में लाना चाहते हैं। किसके अधिकार में, राज्य के अधिकार में, जिससे वह लोक कल्याण को प्रगति का प्रधान यंत्र बनाता है। जैसे आप सारे बच्चों ने उदारवाद के रूप पढ़े थे ना, उदारवाद के पढ़े थे ना, प्रारंभिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, समकालीन उदारवाद पढ़ा था आप सारे बच्चों ने। उसी तरह से समाजवाद के भी रूप हैं, है ना। तो जो राजकीय समाजवाद है इसका कनेक्शन किससे है बच्चे, लोक कल्याण से। किससे कनेक्शन है, लोक कल्याण से, है ना, याद रख लो आप सारे बच्चे। राजकीय समाजवाद के अंतर्गत हम आपको बताएंगे इसके उद्देश्य क्या है, राज्य के प्रति दृष्टिकोण क्या है, व्यक्ति का विरोध है ना, साम्यवाद का विरोध है इसमें राजकीय समाजवाद में, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध है, करेक्ट सारे बच्चे, और लोकतंत्र में विश्वास है ना, ध्यान रखें आप सारे बच्चे। तो जब राजकीय समाजवाद, अगर देखो आपको इसी स्लाइड के अंतर्गत ध्यान रखना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा राजकीय समाजवाद की, ये व्यक्तिवाद का विरोध करता है, व्यक्तिवाद यानी कि पूंजीवाद का विरोध कर रहा है ना, व्यक्तिवाद, क्योंकि लोक कल्याण का समर्थन कर रहा है, लोक कल्याण को ये बढ़ावा दे रहा है ना, राज्य के कार्यों में क्या है, वृद्धि चाहता है, जो राज्य के कार्यों में वृद्धि चाहता है। आप सब बताओ, तो आपको यहाँ पर अब याद रखना है कि मैडम ने हमें उदारवाद पढ़ाया था, और उदारवाद में आधुनिक उदारवाद क्या चाहता है, राज्य के कार्यों में वृद्धि चाहता है। आधुनिक उदारवाद, हाँ या ना बताओ। तो अगर कंपेयर स्टडी आई, क्वेश्चन आता है कि आधुनिक उदारवाद किससे समर्थन है या किसके नज़दीक है, तो राजकीय समाजवाद के। समझना सारे बच्चे, क्योंकि उदारवाद और समाजवाद एक दूसरे के पूरक समझे जाते हैं। ध्यान, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि उदारवाद, थोड़ा सा समझो, उदारवाद, और इधर बता रहे हैं हम समाजवाद, है ना, ध्यान रखना, समाजवाद। ओके, उदारवाद का जो कीवर्ड है वो कहता है स्वतंत्रता का, हाँ या ना। समाजवाद का जो कीवर्ड है वो कहता है समानता का, है ना। और अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान जाएगा तो समानता नहीं आएगी, और समानता लाना है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी। कैसे भाई, अब आप बताओ, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात है कि भाई हमने अपनी योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की पदवी, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हमने ली, और हम लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, है ना, और हमें जो सैलरी आएगी वो किसकी होगी, सुनीता की होगी, है ना, अब्दुल रब की होगी, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, है ना, फ्लाइट ऑफ सक्सेस, है ना, प्रद्युमन में किसकी, आप सारे बच्चों की होगी, मनीषा, करेक्ट सारे बच्चे। तो यहाँ पर ही आपको, अब हम आपसे कह रहे हैं कि भैया जो सैलरी मिल रही है उसका 30% आप क्या दो, कल्याणकारी के लिए दो। आपसे कि दिल से पूछो क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या कैसा लगेगा, दिल से बताओ कैसा लगेगा।
क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग सैलरी में सोच के रखा है ना, सोच के रखा है कि भाई जैसे ही सैलरी मिलेगी हम वैसे ही क्या करेंगे, हम इसको देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और हर महीने आपकी सैलरी में से 5 से 6 हज़ार डिडक्ट होंगे, 5 से 6 हज़ार हर महीने, है ना। ओके, तो अब वो सरकार कह रही है हम तो कल्याणकारी, तो ये तो आपकी स्वतंत्रता का खत्म हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर सबसे पहली बात तो स्वतंत्रता खत्म हुई। अब जब हम अब समाजवाद का, चूंकि राज्य को समाजवाद लाना है, राज्य को समाजवाद लाना है, तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है समानता। समानता लाने के लिए उसे एक व्यक्ति किसी ना किसी की स्वतंत्रता तो खत्म करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट होता है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ध्यान रखना। लेकिन उदारवाद का कौन सा, लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट और आधुनिक उदारवाद, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। क्या है बेटा, एक दूसरे के पर्याय। कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया भाई बता दो। एक दूसरे के पर्याय हैं, कितने बच्चों को समझ में आया। अगर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता और समानता, समानता क्या है, पूरक है क्या, पूरक नहीं है, अपोजिट है ना, ध्यान रखना, अपोजिट है। लेकिन वहीं पर लोक का जो कौन सा कॉन्सेप्ट है, आधुनिक उदारवाद और राजकीय समाजवाद। लिख लो, साइड में लिख लो आप सारे बच्चे, क्योंकि भूल जाओगे। यहाँ पर हम आप सारे बच्चों को कंपेयर करवा रहे हैं ना। राजकीय समाजवाद, आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या समाजवाद है ना, क्या समाजवाद और उदारवाद एक दूसरे के पर्याय हैं, तो आप क्या कहोगे आंसर। अगर इंटरव्यू पूछा आप क्या कहोगे, नहीं। अगर हम उदारवाद की बात करते हैं तो उदारवाद का जो एक रूप है, एक रूप कौन सा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आधुनिक उदारवाद है ना, और राजकीय समाजवाद, वो सिमिलर है, करेक्ट सारे बच्चे। लेकिन अगर हम उदारवाद की, प्रारंभिक उदारवाद की बात करें या समकालीन उदारवाद की बात करें, तो वो समाजवाद के क्या हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। करेक्ट, कैसे, प्रारंभिक उदारवाद आपसे क्या कहता है, हस्तक्षेप कहता है ना प्रारंभिक उदारवाद, और आधुनिक उदारवाद कहता है राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, है ना, कहता है। आप सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम रिपीट करा रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है उदारवाद का कौन सा, समकालीन, सॉरी, आधुनिक उदारवाद और राजकीय समाजवाद एक दूसरे के पर्याय हैं। राजकीय समाजवाद और आधुनिक उदारवाद कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक उदारवाद बता दो जल्दी। राजकीय समाजवाद लोक कल्याण का कॉन्सेप्ट लेकर आता है, आधुनिक उदारवाद लोक कल्याण का कॉन्सेप्ट लेकर आता है, हाँ या ना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट की नहीं, बता दो जल्दी जल्दी, कितने बच्चों को क्लियर हुआ। क्योंकि यहां से बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। आप सारे बच्चे ध्यान रखना, महीने 15 दिन में एक जूम मीटिंग हम करेंगे क्लास में। हमसे मीटिंग में वही बच्चे शामिल करेंगे हम जो रेगुलर क्लास में आएंगे। ओके, जो रेगुलर क्लास में होंगे उन्हीं बच्चों से हम मीटिंग करेंगे। तो ध्यान रखना आप सारे बच्चे। और जो लाइव क्लास होंगे, रिकॉर्डेड से हम नहीं समझते कि रिकॉर्डेड जिसको देखना हो वो देखे, करेक्ट सारे बच्चे, आपकी मर्जी। लेकिन जो जितने बच्चे लाइव क्लास में होंगे उन सारे बच्चों से तो हम एवरीडे देख लिया करेंगे भाई कौन से हमारे बच्चे एवरीडे लाइव क्लास आ रहे हैं, ठीक है। और जो जो समस्याएं होंगी आपकी, फिर हम लोग उन पर आपस में बातचीत करेंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वो हमने नंबर भी दिया है, तो आप सारे बच्चे बात कर सकते हो। सिद्धांत है ना, यहाँ पर ध्यान रखो। अब राजकीय समाजवाद। राज्य समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि और खनिज पदार्थ जैसी प्राकृतिक वस्तुओं पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व। ठीक, कुछ थोड़े लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इनका उपयोग करते हैं, है ना, जो कि गलत समझा जाता है। राजकीय समाजवाद क्या कह रहा है, अब देखो, राजकीय समाजवाद का कॉन्सेप्ट तो आ गया ना लोक कल्याणकारी, आ गया ना लोक कल्याणकारी। ओके, अब जब लोक कल्याणकारी का कॉन्सेप्ट क्या है, लोक कल्याण का, कि भाई राज्य क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देगा। यही कॉन्सेप्ट है ना राज्य का,
किसी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देगा। अब गरीब नहीं रहने देगा, कैसे नहीं रहने देगा? वो राज्य की तरफ से क्या प्रोवाइड करवाएगा? स्कूल शिक्षा, है ना, मतलब ये सारी शिक्षा, ओके, राज्य का काम है। अब इसके साथ साथ स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य, आपकी जो जो चीजें बेसिक एक व्यक्ति की गरिमा होने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी चीजें राज्य तय करेगा, राज्य देगा। अब राज्य कहाँ से देता है? राज्य देता है टैक्स से। राज्य के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। हर व्यक्ति राजकीय समाजवाद के अंतर्गत जहां जहां लोक कल्याण का कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति टैक्स देता है। क्या देता है? टैक्स। जैसे आप सारे बच्चों को मालूम है भारत में टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? हाँ या ना? भारत में, अमेरिका में भी टैक्स लगता है, यूएसए में भी लगता है, यूरोपियन कंट्री में भी टैक्स लगता है, यूरोपियन कंट्री में भी टैक्स लगता है, ध्यान रखना। सिर्फ यूएई है ना, यूएई, यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। अब इस टैक्स का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? टैक्स का उपयोग किया जाता है कि राज्य आपको अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, है ना, ध्यान रखना, अच्छा स्वास्थ्य, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, ये सारे काम किसके हैं? राज्य के तो हैं। जब टैक्स ले रहे हो तो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? कि गरीब गरीब ही रहता है, और है ना, गरीब गरीब रहता है और गरीब अमीर नहीं बन पा रहा है ना। इस कॉन्सेप्ट को बड़े विजुलाइज करके सोचो आप सारे बच्चे, विजुलाइज करके, है ना, एक दिमाग में फ्रेमवर्क बनाओ। क्या कारण है कि लोक कल्याण और इतना टैक्स का पैसा हर व्यक्ति, अब जो टैक्स दे रहा है यहाँ पर ध्यान रखना, समाजवाद के अंतर्गत, राजकीय समाजवाद के अंतर्गत, आप बताओ, सिर्फ कल्याणकारी के नाम पर अगर कहा कि भाई ये 2 रुपए किलो अनाज हम दे तो रहे हैं सरकार की तरफ से, हम क्या दे रहे हैं? अनाज के साथ बीपीएल कार्डधारी को 500, 1500 की पेंशन दे तो रहे हैं, ठीक भाई, आप तो ये दे रहे हो, लेकिन आप ये बताओ, ठीक है, अब सरकारें जो जहां जहां कल्याणकारी कॉन्सेप्ट है, या तो जैसे कि यूरोपीय कंट्री, आप इसको समझो, किताब में नहीं मिलेगा, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, ठीक है, आपने सुना होगा वहां पर सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बेहतर कंडीशन में होते हैं। कैसी कंडीशन में होते हैं? बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। सरकार ने प्रॉमिस किया हम आपसे टैक्स ले रहे हैं तो आपके बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में फ्री पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छी सड़कों पर चलोगे, आप बहुत अच्छा क्या करोगे, मतलब कोई भी व्यक्ति वहां गरीब नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांगेगा, है ना, जब टैक्स ले रहे हैं। तो आप बताओ, क्या यूएसए, वहां भी तो समाजवाद है, ध्यान रखना, ओके ध्यान रखना आप सारे बच्चे। तो वहां पर गरीबी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई कहां पर? यूरोपीय कंट्री में, या हम पश्चिमी देशों में कहें या अमेरिका में कहें, वहां पर तो गरीबी खत्म है। लेकिन विकासशील देशों में, है ना, ध्यान रखना, दोनों का देखो, एक है समाजवाद की थ्योरी पढ़ना, एक है साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन का समझना, है ना, कि किस तरह से समाजवाद का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, हो रहा है, किन देशों में कैसे हो रहा है, ये सारे साथ साथ समझोगे ना तो आपको थ्योरी भी याद होगी, है ना। अब आप सारे बच्चों को, वैसे आप पढ़ते राजकीय समाजवाद तो आपको शायद याद ना होता, लेकिन राजकीय समाजवाद अब जहां तक हमें लग रहा है आप सारे बच्चों को याद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मैडम लोक कल्याणकारी का कॉन्सेप्ट बता रही हैं और कल्याणकारी का कॉन्सेप्ट के साथ साथ बता रही हैं गरीबी वर्सेस अमीरी, है ना। क्या बता रहे हैं हम? यही तो बता रहे हैं ना कि गरीबी वर्सेस अमीरी, गरीबी वर्सेस अमीरी, ये किसका कॉन्सेप्ट है? राजकीय समाजवाद। राजकीय समाजवाद कह रहा है कि हम क्या कह रहा है, हम किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देंगे, ठीक है, और हम किसी व्यक्ति को क्या नहीं रहने, गरीब नहीं रहने देंगे। गरीब रहने देने के साथ आप बताओ, 2 तरह की कॉन्सेप्ट, एक यूरोपीय देशों का कॉन्सेप्ट समाजवाद का, एक है विकासशील देशों का कॉन्सेप्ट समाजवाद का। तो जो अमीर देश हैं या पश्चिमी देश हैं या यूरोपीय देश हैं, वहां तो गरीबी खत्म, ठीक है, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो विकासशील देश हैं, है ना, और अविकसित देश हैं, विकासशील या तीसरी दुनिया, विकासशील हो गए आपके जो कौन से देश विकासशील, जैसे कि भारत भाई, सार्क वाले सारे देश विकासशील, और जो अविकसित देश, जो तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं, अविकसित देश, इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझाएंगे जब पढ़ाएंगे आप सारे बच्चों को विकासशील अविकसित का।
साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर गरीबी, समाजवाद होने के बाद भी गरीबी क्यों नहीं मिटी? क्यों नहीं मिटी? इसलिए नहीं हुई खत्म बच्चे, क्योंकि जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें बनती हैं, सरकारें वो क्या करती है? टैक्स का आधा पैसा कहाँ जाता है? बताओ, कहाँ जाता है टैक्स का पैसा? बताओ सारे बच्चे, आपको मालूम है? सबको मालूम है ना? सबको पता है ना? ओके। कुछ थोड़े लोग जैसे कि, अब इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अब समझना, आपको इसका एग्जांपल हम कैसे बता दें। ये आपके घर के सामने सड़क बन रही है ना? सड़क बन रही है, और सड़क बनने के बाद आपसे कहा गया, वहां पर बोर्ड लग गया कि भाई ये विधायक निधि से बनी है और इसके निधि से ऐसे ऐसे सड़क बनी है, और दूसरी बारिश में सड़क क्या हुई? ढह गई। उसका आधा पैसा, सड़क निर्माण के लिए जो पैसा आवंटित हुआ, उसका आधा पैसा क्या कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? आप सबको मालूम है कहाँ चला है? विकासशील देशों में कहाँ चलाया जाता है? करेक्ट सारे बच्चे? तो राजकीय समाजवाद कहने के लिए क्या है? गरीबी हटाने का एक प्रयास है, लेकिन क्या है वहां पर? भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त, है ना? यहाँ पर आम जनता का पैसा टैक्स के रूप में, जो आम जनता, हम और आप कमा रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, सारे लोग ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, हर महीने आपकी सैलरी में से कटेगा पैसा आपकी मेहनत का। तो आप तो एक किसके लिए? दान के रूप में दे रहे हो ना, दान, कि भैया हमारे देश में हमारे जो भाई बंधु हैं जो नहीं कमा पा रहे हैं, उनके लिए हमारा पैसा चला जाए। तो आपने तो दान कर दिया, लेकिन उस दान का उपयोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल दिया पश्चिमी देशों का, और एक दिया विकासशील देशों का। समझ में आया भाई सारे बच्चे? अब यहाँ पर ध्यान रखें, राज्य का स्वामित्व सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं बल्कि देश के उद्योग धंधों पर भी होना चाहिए। ये क्या है? अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना सारे बच्चे। समाजवाद का कोई भी रूप किसी भी व्यवस्था में, किसी भी देश में एज इट इज सेम टू सेम नहीं होता है। खिचड़ी होती है। क्या होती? खिचड़ी होती है ना? क्या होती? मतलब सारे रूप उसमें मिल जाते हैं। करेक्ट। इसमें राज्य उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जो समाज हित में काम आएंगी। राजकीय समाजवाद का, हाँ जी, तो अब यहाँ पर देखना, राजकीय समाजवाद कहता है लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट, कहता है ना राजकीय। अब हम थ्योरी बेस पढ़े, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं समाजवाद के अंतर्गत, लिखी हैं, जो कि हमारे सामने प्रेजेंट की गई हैं कि उन सभी वस्तुओं का उत्पादन जो समाज में हित करेगा, क्योंकि राज्य कभी भी क्या नहीं करता? मुनाफाखोरी नहीं करता है ना? तो यहाँ पर लिखा है राज्य का स्वामित्व किसके पास होगा? प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं बल्कि देश के उद्योग धंधों पर भी होगा। अगर हम, आपको मालूम है ना कि हमारे पास बहुत बड़ी, कुछ राज्य के पास हमारे उद्योग धंधे थे, हाँ या ना? जैसे कि हम किसको कहें? बताओ। हेल भारत का था कि नहीं था? भारत सरकार का था कि नहीं हेल? ठीक है। अगर हम कहें BSNL, भारत सरकार का था कि नहीं था? समझ में आए? तो यहाँ पर राज्य का स्वामित्व सिर्फ प्राकृतिक साधनों पर नहीं बल्कि देश के उद्योग धंधों पर भी होता है ना? उससे उन सभी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो समाज हित में काम आती हैं। उद्योगों के सामाजिकरण का विशेष लाभ होता है, किससे? मनुष्य के व्यक्तिगत भावना के स्थान पर समाज सेवा की भावना का विकास होगा, है ना? समाज में विषमता का अंत होगा और व्यक्ति में सर्वोत्कृष्ट गुणों का विकास होगा। समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? मनीषा फटाफट बताओ जल्दी। सुनीता, अब्दुल रब, जितने बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे जल्दी जल्दी थम्स अप करो अगर समझ में आया है। कंपेयर करना है आप सारे बच्चों को, ध्यान रखना। एक एनालिसिस पावर आपको बढ़ाना है, एक एग्जाम में पास होना है, एक वास्तविकता समझनी है। 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए यहाँ पर? क्लियर? अब यहाँ पर राज्य की प्रति दृष्टिकोण क्या कहता है? राज्य का उपयोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना और पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के लिए करना चाहता है। किसके लिए करना चाहता है भाई? राज्य का उपयोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना और पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के लिए करना चाहता है। कॉपी पेन लेकर कितने बच्चे बैठे हैं? कॉपी पेन लेकर कितने बच्चे बैठे हैं?
कॉपी पेन लेकर बैठे हैं सारे बच्चे? ओके, नोट कर रहे हैं? स्वाति, अब्दुल रब, वेरी गुड, वेरी गुड। विजय कुमार, वेरी गुड। और भाई सारे बच्चे? हाँ, साथ साथ ही आप सारे बच्चों को लिखना है, साथ साथ ही। ध्यान रखना, कोई भी काम अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। आपको सजगता से साथ चलना है, सजगता से साथ साथ चलना है। ओके। वे राज्य की अच्छाई में विश्वास करते हैं, सॉरी एक व्यक्तिवाद की इस विचारधारा से सहमत नहीं है कि राज्य का आवश्यक बुराई हो, है ना। अब चूंकि व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी क्या है? व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, है ना, आवश्यक बुराई मानते हैं। लेकिन राजकीय समाजवादी कहते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, क्योंकि राज्य के कदम तो हर जगह है ना। आप लोगों ने एक लोक प्रशासन में कॉन्सेप्ट सुना होगा, दिव्या, सपना, है ना, नजराना। आप नोट करते जाना हमारे साथ साथ। ओके। तो आप सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, और राजकीय समाजवादी आवश्यक बुराई नहीं मानते हैं। आप लोगों ने लोक प्रशासन में कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जो राज्य का कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति की जन्म से लेकर कब्र तक किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। जन्म, जैसे ही बच्चा जन्म ले रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। मृत्यु हो रही है ना, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। व्यक्ति रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप अगर वो पेंशन लेने जाना होता है उसको, तो हर साल उसको अपना क्या देना पड़ता है? लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तब उसको पेंशन मिलती है। ओके। तो राज्य के प्रति दृष्टिकोण इनका क्या है? राजकीय समाजवादियों का हर व्यक्ति के हर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। एक और जनहित के लिए वे राज्य के कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हैं, दूसरी ओर इस बात से भी अवगत करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा ना पहुंचे, इसके लिए वे शक्ति के विकेंद्रीकरण और स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता की वृद्धि के पक्षधर भी हैं। हाँ जी, है ना। तो राजकीय समाजवाद का कॉन्सेप्ट जो है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है बच्चा? सत्ता का विकेंद्रीकरण। आप लोगों ने एग्जाम में ये देखा होगा, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उसका अर्थ निकाला जाता है ना, अर्थ निकाला जाता है। तो जब आप राजकीय समाजवाद पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी, लेकिन समझ में आ रहा है कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहा है राजकीय समाजवाद, क्योंकि राज्य हर जगह तो अपने पैर फैला रहा है ना, हर जगह अपने पैर फैला रहा है। करेक्ट है। जो छोटे छोटे ये छोटी चीजें लिखा है, आप साइड में लिखते चले जाया करो। साम्यवाद का विरोध करता है ये। साम्यवाद का विरोध क्यों करता है? साम्यवाद का विरोध आप सारे बच्चों को मालूम है, साम्यवाद में पूंजीवाद का अंत है। क्या है बच्चे? पूंजीवाद का अंत है ना। लेकिन राजकीय समाजवाद कहता है कि पूंजीवाद का अंत करने से क्या होगा? व्यक्ति की भांति समष्टिवाद, है ना। साम्यवाद का समष्टिवाद, बेटा आपको कई जगह टर्मिनोलॉजी आएगी किताबों में। समष्टिवाद मतलब इसको हम क्या कहते हैं? समाजवादी, राजकीय समाजवादी। राजकीय समाजवादी को ही कुछ किताबों में समष्टिवादी के रूप में कहा गया है ना, समाजवादी। करेक्ट सारे बच्चे? समझ लिख लो सारे बच्चे, समष्टिवादी। एक दिन हम पूरी पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी की 4-5 क्लास से लेंगे तो आपकी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। वे मार्क्स के इस विचार से सहमत हैं कि पूंजीवाद एक बुरी वस्तु है क्योंकि मजदूरों का शोषण करता है, अतः इसकी समाप्ति आवश्यक है। साम्यवादी कहते हैं, लेकिन इसकी समाप्ति कैसे हो, इस विषय पर मार्क्स से भिन्न है। साम्यवाद पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए क्या करता है? हिंसात्मक तरीके अपनाता है, लेकिन समष्टिवादी या राजकीय समाजवादी लोकतंत्र और संसदीय तरीकों को अपनाने के पक्ष में है ना। राजकीय समाजवादी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, संसदीय तरीके से हर कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, संसदीय तरीके से माध्यम से, हाँ या ना, है ना। विश्व वैधानिक तरीके से धीरे धीरे समाजवाद की स्थापना चाह रहा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, है ना। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत और वर्ग संघर्ष के विचार से सहमत नहीं है राजकीय समाजवादी, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य आप सारे बच्चों को मालूम है ना। मार्क्स कह रहे हैं कि ये जो पूंजीपति होते हैं व्यक्तियों का श्रम खा जाते हैं, है ना, श्रम की वैल्यू को खा जाते हैं। वर्ग संघर्ष क्या कह रहे हैं? जिस दिन व्यक्ति अपने पर उतर आता है कि भैया
ये सब के सब क्या कर रहे हैं, पूंजीपति हमारे श्रम को खाए चले जा रहे हैं। अब तो हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनकी वाट लगाने वाले हैं। किनकी हम लोग वाट लगाएंगे, हम पूंजीपतियों की। अब जाओ, हम काम नहीं करेंगे, हम इनके प्रति संघर्ष कर देंगे। तो राजकीय समाजवादी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, इससे सहमत नहीं है। साम्यवाद का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन साम्यवाद के विरोध के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से सहमत नहीं है। मतलब राजकीय समाजवादी अतिरिक्त मूल्य के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते साम्यवाद के विरोध के अंतर्गत, ना ही वर्ग संघर्ष। वो कहते हैं कि कौन कह रहा है कि उद्योगपति व्यक्तियों का श्रम खा रहा है, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि भाई वर्ग संघर्ष होगा, नहीं होगा ना। आज बताओ, सरकारें, सत्ता परिवर्तन होती है। हम लोग समाजवाद के अंतर्गत जब सरकारें बनती हैं तो हम लोग एक बार वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, हमारा लोकमत एक तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा, ध्यान से समझना, जो लोकमत होता है, लोकमत है ना, ध्यान रखना, लोकमत क्या करता है, सरकार चुनने के बाद अब 5 साल के बाद इंतजार करता है कि भाई तुमने हमसे जो वादे किए थे, अगर नहीं कर पा रहे तो ठीक है, देख लेंगे, हम 5 साल बाद तो वोट देने हमारे पास आओगे ना। लेकिन क्रांति तो नहीं कर रहा है। वो सत्ता परिवर्तन किसके माध्यम से करता है, वोट के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से, वोट के माध्यम से करता है सत्ता परिवर्तन। राजकीय समाजवाद में सत्ता परिवर्तन होता है वोट के माध्यम से, जबकि साम्यवाद में वर्ग संघर्ष के माध्यम से हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों भाई? नजराना, सपना, दिव्या, क्लियर? अब्दुल राव, अंशु, विजय, प्रद्युमन, क्यों भाई? आपको इस थ्योरी में इतना याद रखना है कि राजकीय समाजवाद क्या कह रहा है, फेबियनवाद क्या कह रहा है, इसकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है ना, ध्यान रखना। वे मार्क्स की सर्वहारा की तानाशाही तथा राज्य के लोप के सिद्धांत से भी सहमत नहीं है। इस प्रकार समष्टिवादी मार्क्सवादियों में मौलिक भेद है ना। पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं ये। राजकीय समाजवादी पूंजीवाद का नाश कर समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आपको जितने सारे कॉन्सेप्ट रूप हमने बताए ना, ढेर सारे समाजवाद के, ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेंगे, है ना। ओके, तो आप सारे बच्चे नोट जरूर कर लेना इन सब कॉन्सेप्ट को। अतः वे राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। वे पूंजीवाद की परिणाम साम्राज्यवाद का भी विरोध करते हैं, है ना। अब ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं राजकीय समाजवादी या समष्टिवादी सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप के समर्थक हैं। वे सामाजिक समानता में विश्वास करते हैं, हर प्रकार के भेदभाव को मिटा देने के पक्ष में हैं। अब आप सारे बच्चे देखो, ध्यान से समझो, अगर प्रैक्टिकल एनालिसिस सोचो कि राजकीय समाजवाद का रूप कितना अच्छा है, हाँ या ना। एक राजकीय समाजवाद यूरोपियन देशों में है ना, एक अमेरिकी देशों में है। वहाँ पर तो गरीबी खत्म हो गई ना इस राजकीय समाजवाद से, क्योंकि राज्य जो कह रही है कि हम टैक्स ले रहे हैं, वो जनता के ऊपर खर्च भी कर रही है। अब अविकसित देशों में या विकासशील देशों में टैक्स का आधा पैसा किस पर जाता है, आधा पैसा किस पर जा रहा है, खरीद फरोख्त पे जा रहा है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब देखो, आपको मालूम होगा, ध्यान समझना, कि पहले एक दल बदल विरोधी कानून आया, दल बदल, हाँ या ना। आपको मालूम है ना, जो पहले सत्ता में आते थे, सत्ता में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए पार्टी नंबर ए इधर है, पार्टी नंबर बी इधर है, सरकार इसने बनाई है ना, या फिर कुछ कैंडिडेट, इसका कुछ क्या होगा, कमी बची बहुमत के पास तक पहुंचने की, तो यहाँ से 2-4 टूट फूट के इधर आके शामिल हो गए, है ना। फिर आया दल बदल अधिनियम कि भाई कोई दल बदल नहीं करेंगे। फिर उसका भी जिन लोगों ने नियम बनाया, उन्हीं लोगों ने उसका काट निकाला। काट कैसे निकाला? बोले एक वर्ग अगर 20-25 MLA पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी उन्होंने छोड़ दी, री इलेक्शन हुए, री इलेक्शन होने के बाद इन्होंने फिर से चुनाव लड़े। होता है कि नहीं होता, चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद फिर से ये उसमें हो रहे हैं। अब बताओ, तो क्या ये समाजवाद कार्यक्रम का एक पार्ट है ना।
गठबंधन नहीं बच्चे, गठबंधन बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना। अब क्या होता है, खरीद फरोख्त, ठीक है, इतने पार्टी एमएलए इसमें मिल रहा है, हमने जनाधार दिया, हमने जनाधार फॉर एग्जांपल हमने जनाधार दिया लोकमत से एक पार्टी को, ये मतलब ये है लोकमत, है ना, और हम सब ने इस वाली पार्टी को जिताया, ठीक है, और मालूम चला कि इस पार्टी, क्या हुआ, इस पार्टी से एमएलए टूट कर दूसरी पार्टी में मिल गए, दूसरी पार्टी में मिल गए, अब 1.5 साल बाद दूसरी सरकार बन रही है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है सारे बच्चे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समाजवाद का ये कौन सा रूप हो जाता है, विकृत रूप हो जाता है, समाजवाद को बिगाड़ देना, विकृत रूप, है ना। ओके, राजकीय समाजवादी पूंजीवाद का नाश कर समाजवाद की स्थापना चाहते हैं, वे राष्ट्रीयकरण के पक्ष में, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से समझना, किसके पक्ष में है, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में। जैसे हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको याद होगा, है ना। पूंजीवाद के परिणाम साम्राज्यवाद का भी विरोध करते हैं, ठीक है। अगर हम कहें फॉर एग्जांपल कोरोना पीरियड आया, है ना, उसमें लोगों ने प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता, सारे हॉस्पिटल का, ये देश की संपत्ति है, सारे हॉस्पिटल खोले जाएं, हाँ या ना, तो शायद उसका सामना भी किया जाता, हाँ या ना, सामना। तो जब समाजवाद का रूप हम अपना रहे हैं, तो फिर हम राष्ट्रीयकरण का कॉन्सेप्ट को हम क्यों त्याग कर रहे हैं? राष्ट्रीयकरण मतलब देश की संपत्ति, जब हमें वक्त पड़ रही है, जैसे आप फॉर एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को समझो आप सारे बच्चे, आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात है कि नहीं है, बताओ, वित्तीय आपात, है ना। हालांकि भारत में वित्तीय आपात कभी लगा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। वित्तीय आपात के अंतर्गत क्या होता है कि भैया जितना भी जो पैसा है वो सारा फ्रीज कर दिया जाएगा, आप सबका पैसा खत्म नहीं होगा, फ्रीज कर दिया जाएगा कि भाई वित्तीय आपात लग गया है, ठीक है, किस हित में, देश हित के लिए, देश हित के लिए। तो देश हित के लिए अगर जरूरी पड़े तो देश के संसाधनों का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, करेक्ट। लोकतंत्र में विश्वास, राजकीय समाजवादी, समष्टिवादी, या समष्टिवादी, ध्यान रखना आप सारे बच्चे, राजकीय समाजवादी या राजकीय या समष्टिवाद भी कहते हैं, इस नाम को भूलना नहीं, एक ही नाम है, राजकीय समाजवाद कहेंगे या समष्टिवाद कहेंगे। लोकतांत्रिक स्वरूप के समर्थक हैं, वे सामाजिक समानता में विश्वास करते हैं, हर प्रकार के भेदभाव को मिटा देने के पक्ष में, राजकीय समाजवादी। तो आपको यहाँ पर अगर बड़े शॉर्ट में कहें तो आपको सारे बच्चों को इतना याद करना है, राजकीय समाजवादी मतलब लोक कल्याण का समर्थन कर रहा है और देश हित के लिए राष्ट्रीयकरण का समर्थन कर रहा है। राष्ट्रीयकरण के समर्थन के साथ साथ देश के हर नागरिक को क्या दे रहा है, वो सारी छूटें दे रहा हो, जैसे कि बेरोजगारी, बीमारी, अपाहिज के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है, मजदूरों की दशा सुधार रहा है, प्रगतिशील कानून के पक्ष में है। समझ में आया भाई सारे बच्चे, है ना। तो राजकीय समाजवादी गरीबी का उन्मूलन चाहता है, क्या चाहता है, गरीबी का उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन, गरीबी खत्म करना, ठीक है भाई। जैसे अब बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर गरीबी खत्म हो जाए तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा, कौन काम करेगा हमारे यहाँ, आप बताओ। तो क्या पश्चिमी देशों में काम नहीं होते हैं, बताइए, पश्चिमी देशों में काम नहीं होता है। आपके यहाँ अगर कोई आपके खेत पर काम करने वाला आता है खेत पर, तो वो भी एक मर्सिडीज से चला आता है खेत पर काम करने वाला, क्योंकि वो कह रहा है आपके पास अगर 100 रुपया, आपके पास $100 है ना, तो हमारे पास भी कितने डॉलर हैं, हमारे पास भी $50 है, ठीक है, और तुम उतनी देने की कीमत रखो, है ना। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है और तुमने लेबर लगा रखी 20,000 रुपया की, 20,000 लेबर, सस्ता श्रम कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया, सस्ता श्रम। इसलिए तो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या आती हैं, सस्ते श्रम के चक्कर में बड़े बड़े उद्योग धंधे कहाँ पर लगाती हैं, विकसित देशों में, अविकसित देशों में और विकासशील देशों में, सस्ते श्रम के कारण। हमारा फायदा सिर्फ इतना होता है कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल जाता है, विकासशील देशों के और अविकसित देशों को रोजगार मिल जाता है, ठीक है। अगर वही कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना आप सारे बच्चे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
देश, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है यूएई है। क्या है यूएई? यहाँ पर एक रूल बना रखा है, एक रूल है कि अगर आपको हमारे देश में उद्योग धंधा लगाना है, व्यापार करना है, तो हमारे एक अरबी को आपको क्या करना है, अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, पार्टनर बनाना पड़ेगा। हमारे देश के एक नागरिक को पार्टनर बनाना पड़ेगा। जब तक आप हमारे देश के नागरिक को पार्टनर नहीं बनाओगे, आपको हम यहाँ पर कोई भी व्यापार नहीं करने देंगे। अब उस देश का नागरिक, उस देश के पास उतनी ना तो उसके पास खेती है, समुद्र है ना, ध्यान रखना। और यूए के पास तो ध्यान रखना, जो दुबई है वहाँ उसके पास तो अपना पेट्रोल भी नहीं है ना। तो इस पार्टनरशिप के कारण से क्या होता है, वहाँ के लोग, अब आपको व्यापार लगाना है, आप जाइए, तो एक निश्चित भाग आपको वहाँ के देना है ना। यहाँ पर एक भाग आपको दे। अब तो देश की तरक्की हुई कि नहीं, वहाँ पर एक रूल है, देश की तरक्की हुई, ठीक है। अब जो एक अवधारणा है विकासशील देश और अविकसित देशों की, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा कि एक व्यक्ति अगर क्या है, एक मतलब हम कहें या तो विशिष्ट वर्ग है या इलीट क्लास है ना, या गांव का क्या है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, और उस व्यक्ति ने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर वो इनके घर में, इन सब के जो इनके पास निश्चित आय के साधन नहीं है, इनके पास आ जाए, तो सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हाँ या ना। एक पारंपरिक अवधारणा है, और सारे खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, राजा साहब तो हमारे घर पधारे, अब तो कुछ भी हो जाए, हम तो वोट इन्हीं को देंगे, हाँ या ना। बताओ भाई सारे बच्चे, हम तो इन्हीं को देंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो आइडियोलॉजी है, होता है कि नहीं होता है, बताओ भाई सारे बच्चे। घर पधारने भर से उनके सारे क्या चीज का, सारे जो उनके साथ समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कोई यहाँ पर इस बात पर नहीं बोलता है कि भाई आप तो यहाँ से कहाँ पहुंच गए जनसेवक बन के, लेकिन हम तो वाज वहीं की भाई, जब तक आप हमारी ये चीज दरिद्रता खत्म नहीं करोगे, हम नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हाँ है ना। तो ये अविकसित और विकासशील देशों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वहां के लोगों की शिक्षा, है ना। ओके भाई, समझ में आए, क्लियर हुआ सारे बच्चे, क्लियर कॉन्सेप्ट। राजकीय समाजवादियों की समस्याएं, वे किन किन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं या किया जाए, इसके लिए निश्चित सिद्धांत का अनुकरण नहीं किया जाता। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है, उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य और नियंत्रण करने वाले शासन की समुचित इकाई कौन सी है, इस संबंध में किसी एक निश्चित सिद्धांत का अनुकरण नहीं किया जाता। जैसे कि एक सरकार आती है, वो बहुत सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करती है, दूसरी सरकार आती है, वो कहती है कि भैया हमारे जो राज्य के अधीन रहने वाले जितने भी क्या है उद्योग धंधे हैं, राज्य के अधीन रहने वाले उद्योग धंधे, उनको हम प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्राइवेट? क्योंकि वो घाटे में जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो घाटे में जा रहे हैं, इसलिए हम प्राइवेट कर रहे हैं। क्योंकि निश्चित सिद्धांत नहीं है किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में, प्राइवेट इसलिए करें क्योंकि वो घाटे में जा रहे हैं। अरे भाई, देश तो हमारा और आपका है ना। जो उद्योग धंधे जब प्राइवेट लोगों के पास पहुंचकर फायदे में चले जाते हैं, तो राज्य का क्या कर्तव्य है कि भाई उन्हीं व्यक्तियों को उठाकर अपने उद्योग धंधों में लगा लो, हाँ या ना। उन्हीं व्यक्तियों को, आज बताओ ध्यान से समझना, आप सारे लोग एक प्राइवेट कॉलेज की नौकरी करना चाहते हो कि सरकारी नौकरी करना चाहते हो? एक प्राइवेट कॉलेज की नौकरी या सरकारी नौकरी? प्राइवेट कॉलेज में आपको 2 लाख का महीना दे रहा है ना, और सरकारी कॉलेज में आपको 60,000 की स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली, 60,000 की स्टार्टिंग सैलरी। लेकिन फिर भी आप 60,000 से क्यों आप खुश हो, क्यों इसके पीछे जद्दोजहद कर रहे हो? इसलिए ना, क्योंकि जो 2 लाख सैलरी दे रहा है वो क्या कर रहा है,
उसके पास आपकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि वो आपको रखेगा। वो चाहता है कि 2 लाख जब हम आपको सैलरी देंगे तो कम से कम आप 20 स्टूडेंट ऐसे ले 2 लाख आपको देगा, तो क्या चाहेगा वो कि कम से कम 8 लाख आपसे कमा ले। हाँ या ना? क्योंकि हाँ या सुनो, 8 लाख वो आपसे कमाएगा भी, लेकिन सरकार में जब आप 60,000 की नौकरी करोगे ना, ध्यान रखना 60,000 की नौकरी करोगे, और सरकार क्या चाह रही है कि हमारे देश के नागरिक क्या है, वो उच्च शिक्षित ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जहां पर दुनिया में उनका डंका बजे। हाँ या ना? ठीक है। और यहाँ पर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी है कि भैया अभी 20-22 साल में हम घुस गए और फिर उसके बाद 60-65 साल तक हमें कोई हिला नहीं सकता। हाँ या ना बताओ? यहाँ पर 2 लाख तो वो देगा, लेकिन अगर 8 लाख आप उसको कमा के नहीं दोगे तो वो आपको हटा देगा। साल रखेगा, 2 साल रखेगा, 3 साल रखेगा, बाकी आप जाओ, खत्म कहानी। यस और नो बताओ, है ना? तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रीयकरण चाहते हैं इसके लिए निश्चित सिद्धांत का अनुकरण नहीं करता। कोई भी एक प्रिंसिपल नहीं है कि भैया कि कौन से उद्योग धंधे सरकार के होने चाहिए, कौन से उद्योग धंधे नहीं होने चाहिए, है ना? अब यहाँ पर हम आपको जो बता रहे थे कि जो सरकार के अधीन रहने वाले उद्योग धंधे प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, कि सरकार इनको क्या नहीं कर पा रही है, देख रेख नहीं कर पा रही है, और ये सरकार को घाटे का सौदा दे रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, पूंजीपतियों को हम इनको बेच रहे हैं। ठीक है? तो भाई उन्हीं पूंजीपतियों के माध्यम से पूंजीपतियों को अब देखो यहाँ पर दूसरी प्रोसेस, पूंजीपति का खुद का दिमाग नहीं है ना। पूंजीपति के पास तो कौन से लोग हैं भाई, कौन से लोग हैं बताओ? जो आपके उच्च शिक्षित हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद से जिन्होंने किया, जिन्होंने IIT वगैरह से किया है, वो पूंजीपतियों के पास है ना? तो जो सैलरी पूंजीपति किनको दे रहे हैं, पूंजीपति इन लोगों को दे रहा है। भाई सरकार इनको हायर करे और क्या करे, सरकार जो कंपनियां है सरकार के अधीन वो फायदे में चली जाए। हाँ या ना? तो उससे फायदा किसका होगा? समाज का होगा, है ना? तो राजकीय समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, उनका कहना है कि भाई जितने भी ये कॉन्सेप्ट है उसके संबंध में कोई भी एक उचित सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है किसी भी देश का। ठीक है? अधिकांश समष्टिवादियों का मत है बिना प्रतिकार के किसी संपत्ति को छीन लेना अन्याय है। ठीक है? क्लियर हुआ सारे बच्चों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ पर? किसी बच्चे को कोई डाउट पूछ लो भाई, पूछ लो भाई सारे। आगे बढ़े। राजकीय समाजवाद, उसका मूल्यांकन बता रहे हैं हम। लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे, इसलिए वे कहते हैं, है ना? कौन? अब राजकीय अब यहाँ पर ध्यान रखना, लोक कल्याणकारी के समर्थक कौन है? लास्की, है ना? लास्की। प्रतिस्पर्धा पर आधारित व्यक्तिवाद व्यवस्था की अपेक्षा नियोजित समाज कहीं अधिक स्वतंत्र हो सकेगा। इसमें काम करने वालों को अपनी क्षमता की अभिव्यक्ति करने का निरंतर अवसर मिलेगा, साथ ही उन्हें काम करने की दशाओं से संबंधित नियम बनाने वाली शक्ति में भाग भी। इस प्रकार उनके साथ आर्थिक न्याय होगा और न्याय ही स्वतंत्रता का चिन्ह है। ओके बच्चे, है ना? तो ध्यान रखना, राजकीय समाजवाद के समर्थक कौन है? लास्की, जो कि लोक कल्याणकारी का कॉन्सेप्ट देते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना। राजकीय समाजवाद की आलोचना किन्होंने करी है? हिलोरे वेलॉक ने करी है। किन्होंने करी है बच्चे? हिलोरे वेलॉक ने। कोई अच्छा, आप सारे बच्चे ये बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ क्रिएट? किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हुआ? मनीषा, सुनीता, दिव्या, सपना, अब्दुल रब, प्रद्युमन, मीना, जितने बच्चे यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, सपना, अंशु मिश्रा, अंशु, विजय कुमार, सरोज, सारे बच्चे, सुनीता, सुदेश, सारे बच्चे बताओ, कोई किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? क्लियर?
अब बता रहे हैं हम आप सारे बच्चों को पुनर्विचारवाद। पुनर्विचारवाद, मार्क्सवाद में संशोधन लाना, यहाँ उस पर विचार करने के लिए आंदोलन को पुनर्विचारवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्विचारवाद। कहाँ पर बेटा? मार्क्सवाद में जो संशोधन लाना चाहते हैं, मार्क्सवाद में जो संशोधन लाना चाहते हैं वो पुनर्विचारवाद। एक खास बात और ध्यान रखो आप सारे बच्चे, जितने लोग यहाँ पर मार्क्सवाद में संशोधन ला रहे हैं उन सारे को आप किस में गिनेंगे? नव मार्क्सवादी में। नव मार्क्सवाद में जितने लोग मार्क्सवाद में संशोधन लाना चाह रहे हैं वो सारे काहे में आएंगे? नव मार्क्सवाद में। जैसे कि पुनर्विचारवाद, ये मार्क्सवाद में संशोधन लाना चाह रहा है, इनके थिंकर कौन है? बर्नस्टाइन। तो बर्नस्टाइन कौन हुए बेटा? ये नव मार्क्सवादी हुए, हाँ या ना? नव मार्क्सवादी। ओके। इन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में चला था इसका नेतृत्व पुनर्विचारवाद का, है ना। अब यहाँ पर देखो पुनर्विचारवाद क्या है? ये है मार्क्सवाद में संशोधन, और कौन लेके आ रहे हैं? बर्नस्टाइन। और कब से कब तक चला ये आंदोलन? ये आंदोलन कब से कब तक चला? 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 20वीं शताब्दी के चरण तक। क्लियर हुआ पुनर्विचारवाद क्या है अब, है ना। बहुत से समाजवादियों ने महसूस किया कि मार्क्सवाद विचारधारा की कटी आलोचना हो रही है। किसकी? मार्क्सवादी विचारधारा की। और उन आलोचनाओं में तथ्य भी हैं, साथ ही परिस्थिति भी परिवर्तित हो चुकी हैं, जिसके संदर्भ में मार्क्सवाद में परिवर्तन लाना आवश्यक है। चूंकि मार्क्सवाद बार बार कह रहा है कि सर्वहारा की तानाशाही, पूंजीवाद का अंत, तो ये बात तो नहीं है ना कि पूंजीवाद के दोष ही दोष हैं, पूंजीवाद का अच्छा स्वरूप नहीं है। भाई पूंजीवाद का अच्छा स्वरूप भी तो है, बताओ। अच्छा आप बताओ, कुछ चीजें ऐसी थी, अगर हम कहें भारत में ही आप एग्जाम्पल लो, उदारवाद। जब से भारत में उदारवाद कब आया? 1991, करेक्ट सारे बच्चे। यहाँ पर जब उदारवाद आने से वो सारी चीजें जो पहले शहरों के पास हुआ करती थी, मेट्रो सिटी में हुआ करती थी, आज गांव के हर गांव तक पहुंच गई है, हाँ या ना? बताओ बताओ। जो चीज आपको शहर में मिलेगी वो आपको गांव में भी मिलेगी। किसका परिणाम है? ये पूंजीवाद का परिणाम है ना। कि सामान की पहुंच, सुलभता से पहुंच, है ना, पूंजीवाद का परिणाम है। अब बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले गाँव में अगर चिप्स पापड़ हो रहा है तो घर में वहां पर धूप में सबने सुखा लिए, बना लिए। आप बताओ आज की डेट में अंकल चिप्स है, गांव में भी मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर शहरों में, शहरीकरण में, अगर आप शैम्पू, है ना, शैम्पू की एक बोतल आप कितनी ले रहे हो? आधा लीटर की, 465 की, है ना, सॉरी 565 की बोतल ले रहे हो एक, है ना। क्योंकि आपके पास परचेसिंग पावर है इसलिए आपने 565 की एक बोतल खरीद ली। गांव के व्यक्ति के पास परचेसिंग पावर नहीं है, लेकिन क्या वो मिट्टी से बाल धोएगा? पहले के ज़माने में गांव में मिट्टी से बाल धो लिया करते थे, काली मिट्टी से, वही उनका शैम्पू था। लेकिन आज की डेट में काली मिट्टी से कोई वहाँ पर शैम्पू नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर पूंजीपतियों के माध्यम से ही क्या हो रहा है, एक शैम्पू का पाउच, है ना, 2 रुपए 1 रुपए का पाउच मिलने लगा है, हाँ या ना? या सुनो, तो 1-2 रुपए तो खरीदा जा सकता है ना। समझ में आया? क्लियर भाई सारे बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। तो पूंजीवाद का एक अच्छा स्वरूप भी है कि हर व्यक्ति के पास संसाधनों की पहुंच किसके माध्यम से हुई है? पूंजीवाद के माध्यम से हुई है। करेक्ट सारे बच्चे? तो बहुत से समाजवादियों ने महसूस किया कि जरूरी नहीं है, जो मार्क्स का पहले कॉन्सेप्ट था कि वर्ग संघर्ष की क्रांति होगी, ये होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अगर कहें तो मार्क्स के विरुद्ध आलोचनाओं को दूर करने के लिए, उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए पुनर्विचारवाद आया। मार्क्स के विचारों को फिर से समझना, है ना। यहाँ पर समझो आप सारे बच्चे, पुनर्विचारवादियों ने मार्क्सवाद के विकासवादी पहलू पर बल दिया और बताया कि मार्क्स की बुद्धिमान शिष्यों का कर्तव्य है कि जो मार्क्सवाद में सत्य है उसे ग्रहण करें, जो असत्य है उसका परित्याग कर दें, जो गलतियां हैं, कमियां, उसको परित्याग कर दो भाई। जैसे भाई एक बात और कहना चाहेंगे आप सारे बच्चों से, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, सारे बच्चे सुनते रहते हो। कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जो इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, बड़े पकाऊ होंगे, बोर होंगे।
तो प्लीज़ आप सारे बच्चों को ये तय नहीं करना है कि बोर्ड टॉपिक है हमें नहीं पढ़ना है ना, ध्यान रखना हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड टॉपिक भी आप तो ये नहीं तय करोगे ना कि ये वाला बोर्ड टॉपिक है और एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपको तो क्या करना है भाई, एवरीडे घर में खाना अच्छा तो नहीं होता है ना, कभी मम्मी अच्छा खाना भी बनाती हैं, कभी किसी दिन अच्छा नहीं लगता है खाना, है ना, तो क्या उस दिन खाना नहीं खाते हो, है ना, भूखे तो नहीं रहोगे ना। तो इसलिए ध्यान रखना आप सारे बच्चे कि टॉपिक के हिसाब से आप डिसाइड मत करना कि आज का टॉपिक बोर है चलो क्लास छोड़ देते हैं, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है चलो क्लास पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि हमने बार बार एक आप लोग लिख लो, ध्यान रखना, अगर आपको सफल होना है तो छोटी छोटी बातें एक पेपर A4 साइज का सामने लगा लो, जो हम बताते चले आते हैं कभी कभी वो सब लिख लिया करो कि आपने सफलता के लिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सफलता के लिए टॉपिक को नहीं छोड़ना है, और टॉपिक को अगर आपने छोड़ा आपकी सफलता खत्म। टॉपिक को अगर आपने छोड़ा तो आप सफल नहीं हो पाओगे, है ना, तो रिजल्ट आपको छोड़ देता है, लिख लो, टॉपिक को छोड़ा तो रिजल्ट आपको छोड़ देगा, लिख लो ताकि आपको याद रहे, है ना, ये सेंटेंस जरूर लिख लेना आप सारे बच्चे, ओके। पुनर्विचारवादियों ने मार्क्स के विकासवादी पहलू पर बल दिया, है ना। उन्होंने कहा पुनर्विचारवादी सिद्धांत नरम व्यवहारिक समाजवाद के सिद्धांत थे। कौन से थे पुनर्विचारवादी आंदोलन सिद्धांत? नरम व्यवहारिक समाजवाद के सिद्धांत थे। यूरोप के विभिन्न देशों में इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ पुनर्विचारवाद का। जर्मनी में पुनर्विचारवाद किसके नेतृत्व में आया भाई? जर्मनी में बर्नस्टाइन के नेतृत्व में आया पुनर्विचारवाद। फ्रांस में जिन जॉरिस के नेतृत्व में आया। बेल्जियम में एडवर्ड अंसीली के नेतृत्व में आया पुनर्विचारवाद। इटली में विस्सोलाट के नेतृत्व में आया। स्वीडन में कार्ल ब्रेटिंग के अंतर में आया पुनर्विचारवाद। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। सारे कौन है? पुनर्विचारवादी। तो ये जर्मनी से है, ये फ्रांस में है, बेल्जियम में है, इटली में है, स्वीडन में है। याद रख लेना आप सारे बच्चों को। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा हरमीत धान का, जैसे अभी छोड़ दिया मैम रिजल्ट ने। आप पहली बार क्लास में आए हो बच्चे? क्यों क्यों बच्चे पहली बार क्लास में आए हो? देखो भाई, हम आपको बताएं, जो अभी हमने वीडियो कुछ अपलोड करे, जो बच्चे सिलेक्शन हुए, जैसे राधिका, वो इंग्लिश मीडियम की बच्ची थी। किसकी? इंग्लिश मीडियम की थी, हिंदी मीडियम ने उसका नहीं था। हम उससे कहते थे आप भाई सुप्रीत मैडम की क्लास में चले जाओ, इंग्लिश मीडियम की मैडम है, आप वहाँ से पढ़ो। नहीं मैम, हमें तो आपकी क्लास में पढ़ना है, हिंदी मीडियम में पढ़ना है। क्योंकि हमें लगता था शायद हम उस बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे ने हमारी क्लास पढ़ी, पूरे नोट्स पढ़े। नोट्स पढ़ने के साथ साथ हमने उसको कहा कि किताब भैया हिंदी मीडियम तो एक एक सेट तो ले लो। उसने बुक्स ले ली, ठीक है। और हिंदी बात समझनी, यहाँ पर आप सारे बच्चे इस बात में बिल्कुल भी मत रहना कि भाषा आपके आड़े हाथों आएगी। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको हिंदी माध्यम में समझ में आ रहा है तो आप हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हो, है ना, ध्यान रखना। अच्छा 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 तो ध्यान रखना आप सारे बच्चे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम की होने के बाद भी राधिका ने हिंदी मीडियम में हमसे पढ़ा। आप सारे बच्चों को मालूम होगा ना क्लास में नाम क्या है भाई? हरमीत, क्या नाम है बेटा? फिर है ना, हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई करी है और सिलेक्शन भी हुआ है, तो आप सारे बच्चे भाई सिलेक्ट हो। और दूसरी बात, खास बात, आप सारे बच्चे ईगो मत लेना कि भाई मैंने तो पढ़ लिया है अब नहीं पढ़ना है। जहाँ पर आपका ईगो आया वहाँ भी आपको सिलेक्शन छोड़ देता है। करेक्ट सारे बच्चे? ओके। तो अभी, और ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना, जिस दिन आपको लगने लगा कि हमें तो सब कुछ आ गया, उस दिन आप सफलता के दूर हो जाते हो। जिस दिन लगता है कि मुझे कुछ नहीं याद नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है ना, उस दिन आप सफलता के पास होते हो। इसलिए कभी भी पढ़ाई के संदर्भ में ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ओके कांता, है ना, तो ये कभी भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो एक बार पढ़ लिया। आप जितनी बार पढ़ें उतनी बार आपको नई चीज़ आएगी, नई चीज़ समझ में आएगी, नए तरीके से आएगी, है ना। अगर सिलेक्शन लेना है आप सारे बच्चों को तो प्लीज़
और रेगुलरिटी, साथ में ध्यान क्या रखना है ना, रेगुलरिटी। जब तक आप सारे बच्चे निरंतर नहीं रहोगे, रेगुलर नहीं रहोगे, है ना, तो वो आपके लिए गड़बड़ होगी, है ना। ठीक है, तो जर्मनी में एडवर्ड बर्नस्टीन, फ्रांस में जिन जॉरेस, बेल्जियम में एडवर्ड अंसीले, इटली में वेसल आर्ट, स्वीडन में कार्ल बैटिंग। ये याद रखना आप सारे बच्चे, ओके। इन लोगों ने पुनर्विचारवाद के सिद्धांत को प्रश्रय दिया। तो इनकी आइडियोलॉजी आपको बड़ी आसानी से अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ पर बर्नस्टाइन के विचार, बर्नस्टाइन का जन्म हो रहा है 1850 में। कहाँ पर हो रहा है? बर्लिन में, है ना। वे शुरू में कौन थे? एक बैंक के क्लर्क थे। 1872 में वे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। ये थोड़ी सी हमने इनके बारे में बता दिया आप सारे बच्चों को, ताकि याद रहे कि बर्नस्टाइन कौन है। 1878 में उन्होंने देश छोड़कर 20 वर्षों तक कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में, है ना। और उसके बाद जर्मनी लौटने पर उन्होंने पुनर्विचारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1932 में उनका देहांत हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पुनर्विचारवाद? वो कहता है मार्क्स के सिद्धांतों को फिर से समझा जाए, फिर से पढ़ा जाए, और उसमें जो जो गलतियां उसको संशोधन के रूप में प्रस्तुत करना, है ना। तो वो क्या कहलाता है? पुनर्विचारवाद, है ना। समझ में आया उनकी। और फिर बर्नस्टाइन की रचनाएं कौन सी हैं? द प्रॉब्लम ऑफ सोशलिज्म, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। बर्नस्टाइन ने मार्क्सवाद की अपनी आलोचना का सार एक लंबे पत्र में प्रस्तुत किया, जो उन्होंने 1898 में जर्मन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में लिखा था, ओके। बर्नस्टाइन ने मार्क्सवाद को स्वप्नलोकीय कहा। क्या कहा बच्चे? यूटोपियन कहा, स्वप्नलोकीय, स्वप्नलोकीय, है ना। जैसे कि प्लेटो को क्या कहा जाता है? स्वप्नलोकीय, है ना। तो उसी तरह से मार्क्स को भी क्या कहा? बर्नस्टाइन ने कहा स्वप्नलोकीय, यूटोपियन कहा। क्लियर सारे बच्चे? मतलब आदर्शवादी कहा, स्वप्नलोकीय। समझ में आया भाई? मार्क्स ने बताया समाज क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप पूंजीवाद से समाजवाद का रूप धारण कर लेगा, है ना। मार्क्स ने यही कहा ना, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, पूंजीवाद से समाजवाद का रूप धारण कर लेगा, ये कहा। बर्नस्टाइन ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। उन्होंने बताया धारणा गलत है, पूंजी का बाद का अंत निकट है, उसके 100 पर श्रमिक वर्गीय तानाशाही की स्थापना होगी। अतः उसने जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बताया निष्क्रिय रूप से अनिश्चित काल तक क्रांति की प्रतीक्षा में बैठे रहना उचित नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि भाई आप क्या करो, क्रांति की परीक्षा जब चीजें आए तभी आप चेंज कर पाओ, ऐसा नहीं है। श्रमिकों को चाहिए कि पूंजीवाद के विनाश की प्रतीक्षा में न बैठकर पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम रियायतें प्राप्त करने की चेष्टा करें, ठीक है। बर्नस्टाइन क्या कह रहे हैं? क्रांति का इंतजार मत करो। आपको लग रहा है कि आप स्टील का उद्योग में काम कर रहे हो, आप अपना सारे लोग इकट्ठे हो जाओ और क्या करो भाई, हमारे पास सर्वगुणता है, हमारे पास श्रम है, और आपको हमारे में क्या देना पड़ेगा? हमारा मेहनताना देना पड़ेगा। क्रांति के इंतजार मत करो। कौन कह रहे हैं? बर्नस्टाइन कह रहे हैं। समझ में आया भाई सारे बच्चे? क्लियर कॉन्सेप्ट? मार्क्स ने पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति को अवश्यंभावी बताया, जिसका प्रमुख कारण वर्ग संघर्ष में निरंतर वृद्धि था, ओके। बर्नस्टाइन ने इस भविष्यवाणी को गलत बताया। उनका कहना था पूंजीवाद के विकास के साथ वर्ग संघर्ष में कमी होती चली जाती है ना, ओके। मार्क्स की कल्पना के विरुद्ध समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभक्त नहीं हो रहा। पूंजी का केंद्रीकरण के साथ मध्यम वर्गीय और छोटे व्यवसायों में भी वृद्धि हो रही है। मजदूरों की दिन है ना। अब बताओ, मजदूरों की दशा है, मजदूरों की दशा दिन प्रतिदिन सुधरती भी चली जा रही है। कौन कह रहे हैं? बर्नस्टाइन कह रहे हैं। बर्नस्टाइन कह रहे हैं कि ना तो वर्ग संघर्ष में वृद्धि हो रही है, ना ही क्रांति हो रही है, बल्कि लोकतंत्र का विकास हो रहा है। अब देखो बर्नस्टाइन के, अब हम लोग बर्नस्टाइन के नजरिए से देखें। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में आप सबको मालूम है कि भाई हेल्पर आ रहा है सबके घर में, जो हेल्पर आ रहा है वो भी जो एक मोबाइल आप भी लिए हो, हेल्पर भी आपके यहाँ 10-12 हज़ार का मोबाइल लेकर आ रहा है, हाँ या ना? बताओ। आपके पास अगर बाइक है तो उसके पास भी बाइक है, आपके पास फ्रिज है तो उसके पास भी फ्रिज है, यस और नो? बताओ, हाँ या ना?
तो बर्नस्टाइन कह रहे हैं कि भाई अब तो मजदूरों की दशा सुधरती जा रही है, अब क्रांति का कोई औचित्य नहीं रहा है ना, जिसके कारण क्रांति की संभावना बढ़ जाए। ओके, क्लियर हुआ सारे बच्चे? आगे का टॉपिक आगे बताएंगे हम कल। उम्मीद है आप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आया? बता दो भाई फटाफट। और रेगुलरिटी के लिए सारे बच्चे थम्स अप कर दें। रेगुलरिटी के लिए सारे बच्चे सुनीता, विजय, मनीषा और आगे बढ़ो। रेगुलरिटी के लिए अब्दुल ओके भाई, नजराना, वेरी गुड। तो आप सारे बच्चे, जितने बच्चे रेगुलर रहेंगे, ध्यान रखना, वही जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके ठीक, चलिए भाई। तो क्लास को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, क्लास को सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, है ना। कांता भाई, पॉलिटिकल साइंस में कितने नंबर आए थे आपके? पॉलिटिकल साइंस में कितने नंबर आए? देखिए ध्यान रखना आप सारे बच्चे, पॉलिटिकल साइंस में जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो ये नहीं कह सकते कि मैम पॉलिटिकल साइंस में मेरे नंबर कम आए हैं। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ भी कुछ बच्चे बैठे हैं पॉलिटिकल साइंस के जो रेगुलर पढ़ रहे थे। आप लोगों का बिगड़ता है फर्स्ट पेपर, है ना। तो आप सारे बच्चे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। फर्स्ट पेपर भी हम पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे फर्स्ट पेपर भी। तो आप सारे बच्चे पढ़ें। साथ में हम हरियाणा जो दूसरी स्टेट की भी एग्ज़ाम की जो सिलेबस है उसका भी हम कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो सारे बच्चे पढ़ते चले जाएं, क्लास को सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे सब्सक्राइब करवाएं। ओके, और कमेंट करें और शेयर करें क्लास। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग कल, है ना।